वेलकम टू कैमवेद। आई एम योर टीचर सुशील जैन और लास्ट 2 लेक्चर्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और उन 2 लेक्चर्स के अंदर हमने केमिस्ट्री का मीनिंग समझा क्या होता है। इसके अलावा हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ी थी, जिसमें हमने 2 तरह की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और केमिकल क्लासिफिकेशन को हमने ज़्यादा अच्छे से सीखा था, जिसमें मैंने आपको उसकी प्योर और इम्प्योर फॉर्म के बारे में बताया। फिर प्योर फॉर्म के अंदर हमने डिस्कस किया था एलिमेंट और कंपाउंड्स के बारे में, और इम्प्योर फॉर्म में डिस्कस किया था हमने मिक्सचर के बारे में। तो वो हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया था वहां से क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बोल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो टॉपिक आना है उसका रिलेशन आज वाले टॉपिक से है। तो आज वाले टॉपिक को आप ज्यादा अच्छे से सीखिएगा, समझिएगा। बहुत से बच्चों को इसमें डाउट्स रह जाते हैं, तो वो डाउट्स कोशिश कीजिएगा दूर हो जाए आज के लेक्चर से आपके। और उसके बाद हम फिर जो नेक्स्ट टॉपिक हम जो कल की वीडियो इसमें डालेंगे उसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, जिसको हम मोल कंसेप्ट के नाम से जानते हैं। और बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि मोल कंसेप्ट में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, जबकि मोल कंसेप्ट का जो टॉपिक आपका है वो बहुत इजी टॉपिक है। तो आज के टॉपिक को आप कोशिश कीजिएगा अच्छे से समझें, और उसके बाद फिर हम मोल कंसेप्ट के टॉपिक को क्लियर करेंगे, और फिर बाकी जो टॉपिक मोल कंसेप्ट से रिलेटेड हैं आगे वो डिस्कस करेंगे, और इस तरह चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वाले टॉपिक के अंदर हमने सीखा था कि कोई भी हमारा जो मैटर है, प्योर फॉर्म है, एलिमेंट या कंपाउंड, वो बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनती है। और एक तरह के पार्टिकल भी हो सकते हैं या एक से ज्यादा तरह के पार्टिकल भी हो सकते हैं, अगर हम एटम्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो किसी एलिमेंट का आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारा, वो एटम आ रहा है। एटम क्या है? एटम इज द सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, जो क्या कर सकता है, जो एग्जिस्ट कर सकता है, विच मे एग्जिस्ट फ्री और नॉट इन नेचर। जैसे कि मोस्टली एटम्स आपके फ्री नहीं रह सकते हैं, वो कंबाइंड फॉर्म में रहना ही पसंद करते हैं मोस्टली एटम्स आपके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एलिमेंट्स की बात करता हूं तो सोडियम को हम अकेला लिखते हैं हमेशा इस तरीके से, लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो मैं ऐसे लिखता हूं। यहाँ मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सोडियम है आपका वो अकेला एटम की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एटम ऑक्सीजन का है वो फ्री नहीं है, वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर O2 का मॉलिक्यूल बना लेता है। तो एटम के बाद जो दूसरा चीज आपका आता है वो आता है आपका मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड का हम सबसे सिंपलेस्ट पार्ट बोल सकते हैं, जो किससे बना होता है, जो 2 डिफरेंट या सेम एटम से मिलकर बना होता है। जैसे अगर हम यहां बात कर रहे हैं, यहां पर ये सेम एटम से मिलकर बना है, मींस कि O2 क्या है आपका, O2 इज ए मॉलिक्यूल। ठीक है। अगर हम एटम की बात भी कर रहे हैं तो यहां पर हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इनर्ट गैस होती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब आपकी फ्री फॉर्म में रहना एग्जिस्ट करती है, पसंद करती है, सॉरी। अब मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल 2 तरह के हैं। एक O2 मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम फ्री हैं और फ्री नहीं है और सेम है। दूसरा आपके क्या है, दूसरा आपका जैसे H2 हो गया, यहाँ भी 2 एटम है लेकिन ये डिफरेंट नेचर के हैं, तो ये भी एक मॉलिक्यूल है। तो H2 इज ए मॉलिक्यूल एंड O2 इज आल्सो ए मॉलिक्यूल। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो आयन से मिलकर बने होते हैं, जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यहाँ एटम्स नहीं है या आयंस है। तो कंपाउंड 2 तरह से मिलकर बन सकते हैं, एटम से मिलकर बन सकते हैं और आयन से मिलकर बन सकते हैं। और जो आयन से मिलकर बनते हैं क्या बोलते हैं, उनको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल 2 तरह के हो गए, एक होमोएटॉमिक, जिसमें दोनों एटम क्या होंगे, ये जितने भी एटम होंगे वो सारे सेम होंगे, मेड अप ऑफ सेम एटम्स। और दूसरे कौन से होंगे, दूसरे होंगे आपके हेटेरोएटॉमिक। तो हेटेरोएटॉमिक में क्या होगा, हेटेरोएटॉमिक में डिफरेंट एटम होंगे। तो मॉलिक्यूल 2 तरह के होते हैं मेनली, होमो और हेटेरोएटॉमिक। इसके अलावा अगर आपके मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो उसको क्या कहेंगे हम, डायटोमिक कहेंगे। जैसे O2 आपका क्या है, डायटोमिक है। इसी तरह से और क्या हो सकते हैं, ट्रायटोमिक हो सकते हैं, टेट्राएटोमिक हो सकते हैं, पेंटाएटोमिक हो सकते हैं। टेट्रा के बाद वाले को हम क्या बोल देते हैं, पॉलीएटोमिक बोल देते हैं, जिसमें 4 या 4 से ज्यादा एटम्स हो। जैसे HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब किसमें आते हैं आपके, ये सब आपके पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल में आते हैं। ठीक है।
तो यहां तक समझ में आया कि एलिमेंट से छोटा एलिमेंट किससे मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है या मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। क्लियर। अब आते हैं हम टॉपिक पे, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप बहुत क्लियरली अच्छे से समझिएगा, ध्यान देके। इसके सीखने से आपको बहुत सी चीजों का नॉलेज मिलेगी। टॉपिक का नाम है आपका एटॉमिक मास। अब नॉर्मल सी बात देखिए भाई कि एटम आपका क्या है, एटम आपका एक मैटर है, पार्टिकल ना मैटर है। और अगर मैटर है तो हर मैटर के बारे में हमने क्या सीखा था कि मैटर के पास क्या होता है, मैटर के पास मास होता है और वॉल्यूम होती है। तो क्योंकि एटम भी एक मैटर का हिस्सा है तो नॉर्मल सी बात है कि एटम के पास भी क्या होगा, मास होगा। सभी जो मैटर वो किससे बने हैं, एटम से मिलकर बने हैं ना। तो एटम के पास क्या होगा, मास होगा। तो वही मास हमें सीखना है कि एटॉमिक मास क्या होता है। दो तरह के एटॉमिक मास हो सकते हैं, एक तो हम कहेंगे एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, जिसको कैलकुलेट करना बहुत 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 डिफिकल्ट है, क्योंकि एक एटम हमें दिखता ही नहीं है तो उसका हम एक्चुअल या एब्सोल्यूट मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सीधी सी बात है ना, जो एटम दिख ही नहीं रहा है उसका हम एक्चुअल मास या एब्सोल्यूट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम एक एटम का एब्सोल्यूट या एक्चुअल एटॉमिक मास कैलकुलेट करें। इसके अलावा जो दूसरा मास हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। क्लियर। या इसको कुछ बुक्स के अंदर नॉर्मली सिर्फ एटॉमिक मास से भी डिनोट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होता है, एक्चुअल में आपका वो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। और आज हमें इसी के बारे में पहले सीखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव एटॉमिक मास और इसकी हेल्प से कैसे हम एब्सोल्यूट एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए रिलेटिव का क्या मतलब होता है। रिलेटिव का मतलब होता है कि किसी के साथ रिलेशन है, या और सिंपली भाषा में कहें तो कंपैरिजन कर रहे हैं किसी के साथ, कि क्या कंपैरिजन है। मतलब कंपैरिजन वर्ड को हम यहाँ यूज नहीं कर सकते, हम रिलेशन ही कर रहे हैं कि इसके रिलेशन में क्या होगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि एक एटम का मास कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल काम है, तो रिसर्चर्स ने क्या सोचा कि हम किसी एटम को स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि उसका मास हमें पहले से पता है और उसके साथ हम कंपैरिजन कर लेते हैं बाकी सभी एटम्स के मास को, और वो बन गया हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, बहुत से एटम्स यूज किए गए। सबसे पहले हाइड्रोजन यूज किया गया बट वो कंप्लीट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके बाद ऑक्सीजन यूज किया गया, वो भी कंप्लीट सक्सेसफुल यूज नहीं हो पाया। लेकिन लास्ट में जो एटम हमने यूज किया कंपैरिजन के लिए वो हमने यूज किया कार्बन 12। कार्बन 12 का मतलब है कि कार्बन का वो एटम लेना है जिसका मास कितना होगा, 12 होगा। कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14, बट ज्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट होता है नेचर में, कार्बन 12। इसीलिए हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, कार्बन 12 से कर रहे हैं। क्लियर। तो उन्होंने क्या कहा, उसने कहा कि भैया कार्बन का कोई एक एटम ले लीजिए। मान लीजिए कि हमने कार्बन का एक एटम ले लिया और इसके टोटल 12 हिस्से कर लीजिए। ठीक है, इसे क्या कर लिया हमने, इसके ऐसे काट के इसके हमने इसी तरीके से 12 हिस्से कर दिए। ठीक है, और उसका एक हिस्सा उठा लिया। मान लो उसका ये एक हिस्सा आ गया छोटा सा कार्बन का, ये कैपिटल पूरा कार्बन का एटम है, उसके हमने 12 पार्ट किए और ये एक पार्ट आ गया हमारा। ठीक है, फिर हमारे पास जो भी एटम है हमने क्या देखा, हमने देखा भाई जो हमारा वाला एटम है ना, मान लो उसको हम किससे नोट करते हैं, उसको हम ग्रीन कलर से यूज कर देते हैं कि जो हमारा वाला एटम है ना, ये इसको देखना है हमें कि ये इससे कितने गुना भारी है। ये जो एक हिस्सा निकल के आया 12वें हिस्से में से, टोटल 12 हिस्से में जो एक हिस्सा निकल के आया है, इस एक हिस्से से ये वाला हमारा एटम कितने गुना भारी है, 2 गुना भारी है, 3 गुना भारी है, 4 गुना भारी है, 5 गुना भारी है। तो वो जो नंबर आ रहा है ना, आपका नंबर आ रहा है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, वो एक्चुअली में क्या आ रहा है आपका, वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास आ रहा है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या हो गई, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो गया कि वो नंबर जो हमें ये बताता हो कि हमारा एटम कितने गुना भारी है, किससे, कार्बन एटम के 1/12 पार्ट से। मतलब 12वां हिस्सा करना हमने, तो 12वें हिस्से का जो मास होगा उससे कितने गुना ज्यादा हमारे एटम का या कम है हमारे एटम का मास, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम
रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे। तो अब हम डेफिनेशन लिख सकते हैं यहां से रिलेटिव एटॉमिक मास की। और डेफिनेशन क्या होगी, आई होप आपको समझ में आया होगा। दोबारा समझ लीजिए, मान लीजिए मेरे पास ये कार्बन एटम है, ब्लैक कलर का है, ब्लैक होता है कार्बन, ये हमारे पास कार्बन एटम है, इसके मैंने टोटल 12 हिस्से कर दिए काट के, उस एक हिस्से को निकाल लिया। अब उस एक हिस्से को निकाल के मैं इसके साथ उसको कंपैरिजन करता हूं कि ये उससे ज्यादा भारी है कि कम भारी है। तो इसके जितने हिस्से लगेंगे बैलेंस करने के लिए वो काउंट कर लेंगे हम, 4 हिस्से लगे, 5 हिस्से लगे कि 10 हिस्से लगे, वो हिस्से क्या आ गए, वो पार्ट क्या आ गया, एक्चुअल में इस एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास आ गया। क्लियर? आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। तो डेफिनेशन क्या बनती है रिलेटिव एटॉमिक मास की, कि इट इज द नंबर which indicates how many times an atom is heavier than the 1/12 mass of कार्बन 12 एटम। क्लियर? समझ में आया? तो ये आपका क्या होता है, ये आपका रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। 11th क्लास के बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, जहां तक मैंने पहले 2 वीडियोस डाले हैं, बच्चों को समझ में भी आ रहा है, बच्चों को शायद पढ़ने में मजा भी आ रहा है। तो आई होप कि आपको आज वाले वीडियो में भी उतना ही मजा आएगा। और अगर आपको मजा आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो और सीख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। बिना सब्सक्राइब के मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कितना मजा आया कितना नहीं आया? व्यू से पता नहीं चलता है, सब्सक्राइब से पता चलता है। क्लियर? तो यहां से समझ में आया। तो अगर मैं आपसे कहना चाहूं कि डेफिनेशन क्या बनेगी या फॉर्मूला क्या बनेगा, तो रिलेटिव एटॉमिक मास, राम या रैम, रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ वन एटम, जो हमें चाहिए है उसका मास। और उसको कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। क्लियर? तो यहां से क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब देखिए ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऊपर क्या है मास, नीचे भी क्या है मास। तो मास की यूनिट से मास की यूनिट क्या हो गई, कैंसिल हो गई। इसका मतलब कि जो आपका रिलेटिव एटॉमिक मास होता है इट इज ए यूनिट लेस क्वांटिटी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि आपकी जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती है, इट इज ए यूनिट लेस क्वांटिटी। क्लियर? तो रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना आ गया। अब समझ में आ गया क्या होता है। अगर मैं कहता हूं कि हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 1 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो कार्बन के 1/12 पार्ट से कितने गुना भारी है। मैं कहता हूं कि ऑक्सीजन का मास 16 है, तो 16 क्या है, 16 उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। और इसका क्या मतलब है कि ये कार्बन के 1/12 से 16 टाइम्स हैवियर है। क्लियर हो गया? हम ऐसे कह सकते हैं ना कि मास ऑफ 1 एटम डिवाइड बाय मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम इनटू में 12, ये 12 ऊपर आ जाएगा। वो भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम इनटू में 12, तो वो भी क्या आ जाएगा आपका, वो भी आपका रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट रिलेटिव एटॉमिक मास का समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो दूसरा हमारा था, दैट इज एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हो, मजा आ रहा है पढ़ने में, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बार बार मुझे बोलने की आदत नहीं है, बट फिर भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं बहुत जल्दी, तो उनको याद दिलाना पड़ता है ना। तो इसलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड आपका है एब्सोल्यूट एटॉमिक मास।
और एब्सोल्यूट एटॉमिक मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमारे रिलेटिव एटॉमिक मास को एक यूनिट दे देते हैं, और वो यूनिट क्या होती है हमारी, वो यूनिट होती है AMU, या कुछ बुक्स के अंदर सिर्फ क्या लिखते हैं, U लिखते हैं, ठीक है ना। अब AMU क्या होता था, AMU मींस एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और ये आई कैसे है, ये आई है कार्बन का जो 1/12 है उसका जो मास आएगा, कार्बन के 1/12 का जो मास आएगा, कार्बन के एक एटम का जो मास होता है वो 1.99 into 10⁻⁻23 ग्राम के आसपास होता है। तो अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूं, 1/12 निकाल दूं इसका, तो वो जो वैल्यू आती है हमारी, वो आती है 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम, या 1.66 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये जो क्वांटिटी आपकी आई है, ये हमारी किसकी इक्वल आ रही है, ये हमारी इक्वल आ रही है 1 AMU के। तो अगर आपको एब्सोल्यूट एटॉमिक मास निकालना है तो आप क्या करोगे, आप रिलेटिव एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई कर लोगे AMU से, और एक AMU किसके बराबर होता है, इस क्वांटिटी के बराबर होता है। तो अगर किसी एटम का मास, मान लीजिए ऑक्सीजन का मास आपको 16 AMU लिखा हुआ है, तो वो क्या है एक्चुअल में, वो उसका एब्सोल्यूट एटॉमिक मास गिवन है, वो उसका एब्सोल्यूट एटॉमिक मास गिवन है। समझ में आ रही है वाली बात, क्लियर हुई। या हम क्या लिख सकते थे कि 16 इंटू में 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम, ये क्या आएगा, ये ऑक्सीजन एटम का एक्चुअल मास आएगा जो हमें निकालना था। तो हम रिलेटिव एटॉमिक मास की हेल्प से एब्सोल्यूट एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तो कोई दिक्कत बेटा, समझ में आ रहा होगा आई थिंक, अच्छा लगा होगा आज टॉपिक पढ़ के, क्योंकि ये चीजें आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। तो जो मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, इन वैल्यूज को आप बहुत अच्छे से क्लियरली याद कर लीजिएगा, नोटबुक में लिख लीजिएगा, ताकि आपको बाद में कहीं भी कोई प्रॉब्लम किसी तरह की ना आए, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसका एज चीज, ताकि आपको वैल्यू याद रहे। तो ये बातें समझ में आ गई आपको। चलिए अब थोड़ा सा टॉपिक को आगे देखते हैं। अब आप क्या देखते हो, आप ये देखते हो कई बार क्या होता है कि जो हमारा एटॉमिक मास की वैल्यू लिखी होती है ना, वो कंप्लीट नंबर में नहीं लिखी होती, नहीं लिखी होती ना, पॉइंट्स में लिखी होती है। अगर आपने कभी पीरियोडिक टेबल देखी हो, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देखोगे कि किसी भी एटम की वैल्यू कंप्लीट होल नंबर में नहीं है, 4 5, तो हम मान लेते हैं ना कैलकुलेशन करने के लिए कंप्लीट वैल्यू तो, बट हर एटम की वैल्यू कंप्लीट तो नहीं है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन वाले केस में एटॉमिक मास इस तरह से लिखा होता है 35.5 AMU, या खाली 35.5, इस तरह से लिखा होता है। अब इस बात का क्या मतलब है कि 35.5 AMU क्यों लिख रहा है, या 35.5 क्यों लिख रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स लिख रहे हैं, तो फिर वो कंप्लीट नंबर क्यों नहीं आ रहा है। तो उसका रीजन क्या है बेटा, कि एक्चुअल में जो ये मास हम लिखते हैं ना, ये मास एक्चुअल में होता है एवरेज एटॉमिक मास। जो ये मास होता है हमारा, ये हमारा एवरेज एटॉमिक मास होता है। एवरेज एटॉमिक मास कब निकालते हैं, एवरेज तब निकालते हैं जब एक ही एटम एक से ज्यादा तरीके से प्रेजेंट हो। जैसे क्लोरीन की बात करते हैं, आपने एक कंसेप्ट छोटी बात में सीखा होगा आइसोटोप्स का, सीखा था ना। आइसोटोप्स में क्या होता है कि जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता था, जो एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होता था, लेकिन डिफरेंट क्या होता था उनका, एटॉमिक मास होता था या मास नंबर होता था, ये बोलते थे ना। तो इसी तरीके से अगर हमें इनका मास निकालना है तो उस केस में क्या निकालते हैं, उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। अब एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 2 एटम है, हम क्लोरीन की बात करते हैं, मान लीजिए क्लोरीन के 2 एटम है, एक है क्लोरीन जिसका मास दिया हुआ है आपको 35, और एक है क्लोरीन जिसका मास दिया हुआ है 37, ठीक है। नेचर में दोनों एडजस्ट करते हैं, लेकिन कंप्लीटली पूरा कोई भी नहीं है ना। तो नॉर्मल सी बात है ये 100 होगा, क्योंकि अगर ये 100 हो गया फिर तो एवरेज की जरूरत ही नहीं है, और ना ये 100 हो सकता है,
फिर भी एवरेज की जरूरत नहीं है। मतलब नेचर में दोनों कुछ ना कुछ अमाउंट में प्रेजेंट है। तो मान लेते हैं भाई नेचर में जो क्लोरीन आपका है वो 70% प्रेजेंट है टोटल क्लोरीन का, तो बाकी 30% कौन सा हुआ? जो हम सैंपल लेंगे क्लोरीन का उसमें पूरा क्लोरीन जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं होगा या ऐसा नहीं होगा, दोनों का मिक्सचर होगा। तो वहां से मान लेते हैं कि इसकी परसेंटेज कितनी है 70, इसकी कितनी है 30। तो करना क्या है अब हमें? एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। निकालेंगे कैसे? बहुत आसान तरीका है। जो मास है आपका वो ले लीजिए 35, जो आपको एविडेंस दे रखी है वो ले सकते हो आप 70%, प्लस इसी तरह से दूसरे के साथ करेंगे हम 37 इनटू में 30, और परसेंटेज है तो डिवाइड किससे कर लेंगे 100 से। यहां से क्या मिलेगा आपको? एवरेज एटॉमिक मास मिलेगा। वो मैं कैलकुलेशन वर्क में नहीं जा रहा हूं क्या आया क्या नहीं, क्योंकि हमने ये जो वैल्यू है रफली मानी है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मानी है, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने वैल्यू मानी है। तो यहां से आपका जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा? वो आपका एवरेज एटॉमिक मास आएगा। ये तो आम बन गया, और गर्मियां का मौसम है तो आम खाना चाहिए, तो ये आम बन गया डबल एम, एवरेज एटॉमिक मास। अब मुझे आप एक बात बताइए कि एवरेज एटॉमिक मास भी कैसे यूनिट होगी? अगर हम यहाँ ये ले रहे हैं कि 35 है, यहाँ 37 है, हमने कोई AMU वर्ड यूज नहीं किया है, हमने सिर्फ नॉर्मल 35 37 लिखा है, तो एवरेज एटॉमिक मास भी क्या होती है आपकी? एवरेज एटॉमिक मास भी आपकी यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। इसको यूनिट में बदलना है तो क्या करेंगे हम? AMU से मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या बन जाएगी? वो आपकी यूनिट वाली क्वांटिटी बन जाएगी। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया एटॉमिक मास का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा एटॉमिक मास क्या होता है। फटाफट बता रहा हूं कि दो तरह के एटॉमिक मास हो सकते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। रिलेटिव क्या होता है? कार्बन एटम के साथ कंपैरिजन करके हम ये देख रहे हैं कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो हैवियर है, और एब्सोल्यूट में हम एक्चुअल एटॉमिक मास निकाल रहे हैं। जो कैसे निकाल सकते हैं? जो निकाल सकते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप AMU से, आपको एटम का एक्चुअल मास मिल जाएगा। अब इसी तरीके से जैसे आपने एटॉमिक मास की बात करी है, अब वैसे हम बात कर सकते हैं मॉलिक्यूल की। अब आपको ये पता है भाई मॉलिक्यूल भी कोई बड़ी चीज तो है नहीं, छोटी सी चीज होती है, दिखती भी नहीं है। तो जिस तरीके से हमने एटॉमिक मास निकाला है, सेम उसी तरीके से हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, डेफिनेशन बिल्कुल वही सेम जैसे हमने एटॉमिक मास के लिए पढ़ी थी। हम यहां क्या निकालेंगे? हम यहां पे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे, और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन वही होगी जो एटॉमिक मास की थी। बस फर्क ये है यहां पर नंबर ऑफ टाइम क्या देखना है? मॉलिक्यूल देखना है कि एक मॉलिक्यूल जो है हमारा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड डिवाइड बाय क्या होगा? 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। तो ये जो कंपैरिजन करने से वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? आपकी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, या सिंपली हम क्या बोल सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास आएगी। तो ये भी क्या होगी? आपकी एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। क्लियर? समझ में आई? अच्छा, उसके बाद अगर मान लीजिए कि हमें एब्सोल्यूट निकालना है, तो एब्सोल्यूट में क्या करेंगे? जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मास कितना होगा इसका? 32, और अगर एब्सोल्यूट की बात करें तो 32 AMU या खाली 32U सॉरी, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम किससे? 1.66 इंटू में 10⁻⁻24 से। तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा? वहां से आपको ऑक्सीजन का एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास जो है वो निकल जाएगा। तो एब्सोल्यूट कितना होगा? ये कौन सा मास हो गया उसका? रिलेटिव, ये हो गया रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, और ये कौन सा हो गया आपका उसका? ये हो गया उसका आपका एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? तो आई होप कि आपको मॉलिक्यूलर मास का कंसेप्ट समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल्स के लिए मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूं। मान लीजिए आपको H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। हम H2SO4 किससे मिलकर बना है? एटम से। तो नॉर्मल सी बात है कि मॉलिक्यूल का मास किस पे डिपेंड करेगा? एटम के मास पे। तो हम क्या कर सकते हैं? हम इन सभी के एटम्स का मास जो है वो ऐड कर देंगे, और हमें क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूल का मास मिल जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन है,
तो 2। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 2 × 1 प्लस सल्फर का मास कितना होता है, एक सल्फर है, कितना मास होता है 32, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। फिर कितने ऑक्सीजन है 4, तो 4 × में 16, तो इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है 98। तो ये आपका इसका रिलेटिव एटॉमिक मास आ गया 98। तो आई होप कि आपको मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना भी आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है? अब यहाँ से तो आप जवाब नहीं दे सकते ना यस और नो सर, कमेंट में दे सकते हो। तो कमेंट्स में जैसे ही मैं पूछूं कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत आए तो कहना यस सर, दिक्कत ना आए तो नो सर। ठीक है, और डाउट्स भी मैं बार बार कह रहा हूँ, डाउट्स आप अपने कमेंट्स में डालिएगा, और उसके जो आंसर्स हैं अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो तो वहां उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको अपने डाउट्स जो है फिलहाल वो कमेंट्स बॉक्स में ही डालने पड़ेंगे, और उसके आंसर जो भी होंगे मैं टेलीग्राम चैनल पर आप उसको सब्सक्राइब करते हो तो मैं वहां उसके आंसर आपको दूंगा, चाहे वो कोई न्यूमेरिकल हो या वो कोई थ्योरिटिकल क्वेश्चन हो, तो उसको ज्वाइन करना आपको पड़ेगा अगर आपको डाउट्स अपने क्लियर करवाने हैं तो। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा कंसेप्ट टॉपिक हो गया आज का कि एटॉमिक मास क्या होता है और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और करते हैं, लेकिन उस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें पहले बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, साफ क्लियर कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं, रफ होता है रफ कर लेते हैं। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है, बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, और एक साथ में हम कर लेते हैं इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, आगे बहुत न्यूमेरिकल्स में काम आएगा आपके लिए, तो इसको बड़े ध्यान से समझना है आपको आज कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राम एटॉमिक मास एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या कह रहे हैं। मान लीजिए कार्बन एटम है, या चलो कार्बन लेते हैं, कार्बन एटम है। कार्बन एटम का मास कितना होता है, कार्बन एटम का मास होता है 12। ठीक है, अब मैं लिखता हूं कि कार्बन एटम का मास 12 ग्राम है। क्या एक अकेले एटम का मास 12 ग्राम हो सकता है? क्या एक अकेले एटम का मास 12 ग्राम हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। जो एटम दिखता ही नहीं है, क्या हम उस एटम का मास 12 ग्राम लिख सकते हैं? सोच के देखिए आप, सिर्फ 12 ग्राम। एक अकेले एटम का मास 12 ग्राम नहीं हो सकता ना, बिल्कुल भी हो सकता। तो करना क्या होगा, देखिए वो कह रहा है कि कार्बन के इतने सारे एटम ले लीजिए, ठीक है, काउंटिंग में, और उन सबका मास कैलकुलेट कीजिए। उन सबका मास आपको कितना मिलेगा, 12 ग्राम मिलेगा। समझ में आ गई बात? इतने सारे कार्बन एटम ले लीजिए और इन सभी कार्बन एटम का मास कितना होगा, 12 ग्राम होगा। ठीक है, देखिए कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है, 12, और इतने सारे एटम का मास कितना है, 12 ग्राम। एग्जांपल और दे देता हूं आपको मैं कहता हूं कि ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, 16। अब मैं लिख रहा हूं इसको 16 ग्राम, तो इसको 16 ग्राम कब लिख सकता हूं, कह रहा है कि जब आप ऑक्सीजन के इतने सारे एटम लोगे तो उन सारे एटम का मास 16 ग्राम के इक्वली आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 16 तो मास है एक एटम का, और उसको लिख किस में रहे हम, ग्राम में। तो क्या बन गया, वो ग्राम एटॉमिक मास बन गया। यानी जब किसी एटम के मास को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राम में, लेकिन कितने पार्टिकल्स के लिए, इतने पार्टिकल्स के लिए, तब हम कहेंगे वो ग्राम एटॉमिक मास बन गया। और इस नंबर को क्या बोलते थे, इस नंबर को बोलते थे अवोगाड्रोस नंबर, बोलते थे ना, क्या बोलते थे, अवोगाड्रोस नंबर। तो ये आपका अवोगाड्रो नंबर आ गया। भाई आप किसी भी एटम के इतने पार्टिकल लीजिए, उनका मास हमेशा उनके एक एटम के मास के बराबर ही होगा, लेकिन किसमें प्रेजेंट करना है, ग्राम में, तो वो बन गया ग्राम एटॉमिक मास। तो यहां से वो सिंपल सी बात बन सकती है ना कि भाई 12 ग्राम मास है, सॉरी उल्टा कर देते हैं, भाई इतने इतने पार्टिकल का मास है इतना, तो एक कार्बन एटम का मास कितना होगा, 12
ग्राम डिवाइड बाय 6.022 इंटू में 10⁻23। तो इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास एक एटम के मास की वैल्यू आ जाएगी और उसको बोलते हैं हम ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या हो गया, मास ऑफ एन एटम रिप्रेजेंटिंग ग्राम्स। तो कई बार तो क्या लिखते हैं इनको, जैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं 12 ग्राम, 1 ग्राम कार्बन एटम का मास कितना होगा 12 ग्राम। तो 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम मतलब कितना, इतना कि जब आप इतने सारे एटम लोगे तो उन सारे एटम का मास कितना होगा 12 ग्राम के आसपास आएगा। तो ये होता है ग्राम एटॉमिक मास। सेम बात हम मॉलिक्यूल के लिए बोल सकते हैं। अब भाई एक मॉलिक्यूल का जो मास है, एक मॉलिक्यूल का मास तो ग्राम में नहीं हो सकता, जैसे हमने भी H2SO4 किया था। तो H2SO4 का एक मॉलिक्यूल का मास कितना आया था 98। क्या एक मॉलिक्यूल का मास 98 हो सकता है, सॉरी ग्राम हो सकता है? नहीं। तो कितने मॉलिक्यूल लो, कह रहा है जब आप 6.022 इंटू में 10⁻23 H2SO4 के मॉलिक्यूल लोगे तो उनका मास भी आपको 98 ही मिलेगा, लेकिन इसमें ग्राम में मिलेगा। ठीक है, तो ये नंबर क्या है आपका अवोगाड्रो नंबर। तो इसको क्या लिखते हैं ग्राम मोलिकुलर मास। तो 1 ग्राम क्या लिखेंगे, 1 ग्राम मोलिक्यूल लिखेंगे। 1 ग्राम H2SO4 मोलिक्यूल हैं तो उनका मास कितना होगा, ग्राम मोलिक्यूलर मास के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमने टॉपिक समझ लिया कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है और ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है भाई, एक एटम के मास को ग्राम में लिखना है, वो ग्राम एटॉमिक मास हो गया। एक्चुअल में होता क्या है कि इतने सारे पार्टिकल ले लो, उन सभी पार्टिकल का मास एक पार्टिकल के मास के बराबर ही आएगा, लेकिन ग्राम में। इतने सारे पार्टिकल का मास एक पार्टिकल के मास के बराबर ही आएगा, लेकिन ग्राम में। तो उसको बोल देते हैं ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब कुछ केसेस में बेटा क्या होता है, एक और टर्म आपको पढ़ने को मिलती है, जिस टर्म को हम क्या बोलते हैं, जिस टर्म को हम बोलते हैं फॉर्मूला मास। ये बहुत कम यूज होता है फॉर्मूला मास, लेकिन कई जगह पे हम आपको फॉर्मूला मास भी पढ़ना होता है। ये कुछ कुछ मोलिकुलर मास जैसा ही है, बस फर्क आ गया नाम का, फॉर्मूला मास। अगर आपको आयनिक कंपाउंड का मास निकालना हो ना, आयनिक कंपाउंड का, तो उस केसेस में हम मोलिकुलर मास बोलने की बजाय फॉर्मूला मास बोल देते हैं। जैसे NaCl है, अब NaCl का अगर आपको मास निकालना है ना, तो उसको हम फॉर्मूला मास कहेंगे। अब ये फॉर्मूला मास कैसे निकालते हैं, वही सेम मोलिकुलर मास वाला तरीका है। सोडियम का मास ऐड कर लीजिए क्लोरीन के साथ, 23 प्लस 35.5, तो वो क्या आ जाएगा, कितना आएगा 58.5 आ गया। तो ये क्या आ गया, उसका फॉर्मूला मास आ गया। बस ये फॉर्मूला मास होता है, वरना फॉर्मूला मास में कुछ अलग नहीं है। तो ये हमने आज का कंसेप्ट समझा। क्या समझा आज का कंसेप्ट हमने? आज का कंसेप्ट हमने समझा कि मास कैसे निकालते हैं, किस किस तरीके से मास को डिफाइन करते हैं। मास आपका दो तरह का होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास और एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। उसके बाद रिलेटिव का मतलब क्या होता है वो सीखा, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है वो सीखा, एवरेज एटॉमिक मास सीखा। और आज आप बुक से अपनी एवरेज एटॉमिक मास के न्यूमेरिकल सोल्व कीजिएगा, ये तो आसान से, और मुझसे डाउट्स लीजिएगा कि सर ये न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हुआ हमारा, इसको सोल्व करवा दीजिए। उसको मैं वीडियो में अपने शेयर करके सोल्व करके आपको जरूर दिखाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद हमने ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास सीखा और फॉर्मूला मास सीखा। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज मोल कंसेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पूरा चैप्टर जो है आपका वो मोल कंसेप्ट पे ही टिका हुआ है। तो अभी तक अगर आपने अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया है तो जरूर बताइएगा कि सर अब मोल कंसेप्ट शुरू करने वाले हैं। तो जिन बच्चों के मोल कंसेप्ट के डाउट्स हैं वो मुझसे सीख सकते हैं, और आई होप कि मेरे से सीखे हुए मोल कंसेप्ट आपको बहुत इजीली समझ में आएंगे, बहुत ज्यादा डाउटफुल नहीं रहोगे उसके बाद आप, और आपके उसके बाद आपके न्यूमेरिकल जो है वो भी बहुत अच्छे से सोल्व कर लोगे और आप अच्छे से करेंगे। और मोल कंसेप्ट से रिलेटेड बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो भी हम सब करेंगे उसके अंदर। तो आई होप कि आपको आज वाला टॉपिक समझ में आया होगा। तो चैनल को मेरे को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि हम और अच्छा आपको पढ़ा सकें, मैं और अच्छा आपको पढ़ा सकूं और अच्छा आपके लिए कुछ टॉपिक निकाल के ला सकूं जिससे आपका इंटरेस्ट जो है वो केमिस्ट्री में बना रहे। तो इसी सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं आराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड बने रहिएगा कैमवेदा पर।